प्रिय श्रोतागण, आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सृष्टि के बारे में कुछ ना कुछ न जानता हो। भले ही आप सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थों के बारे में विस्तार से या फिर गहराई से न जानते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ग्रेविटॉन हो गया, स्पेस हो गया, मनस्तत्व हो गया, इन सब के बारे में आपने कहीं ना कहीं पर जरूर सुना होगा। और हर इंसान इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए निरंतर खोजें करता रहता है, नई नई चीज़ों को सीखता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी ये भी जानने का प्रयास किया कि जिन पदार्थों की मैंने चर्चा की, चाहे वो 5 सूक्ष्म महाभूत हो या फिर आत्मा परमात्मा या फिर ये सृष्टि ही क्यों ना हो, क्या आप लोगों ने कभी ये जानने का प्रयास किया कि ये कितने सूक्ष्म होते हैं, इनकी सत्ता किस सूक्ष्मता पर है। जैसे आप सभी ने आत्मा के बारे में सुना होगा कि हम लोग जीवात्माएं हैं, लेकिन क्या आपने इस पर कभी मनन चिंतन किया कि हम वास्तव में तत्वतः है क्या, और वास्तव में ये आत्मा कितना सूक्ष्म है। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जो एटम मॉलिक्यूल होता है उसकी भी एक साइज होती है, इसी तरह उससे भी सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन भी होता है, उसकी भी साइज होती है। यानी जो सभी दिखने वाले स्थूल पदार्थ हैं, जब इनसे आप सूक्ष्मता में जाने लगते हैं तो किस सूक्ष्मता पर आत्मा आती है, किस सूक्ष्मता पर परमात्मा आता है। जो हमारी बुद्धि है, महत तत्व, आखिर ये कितनी सूक्ष्मता पर है। इसी तरह जो स्पेस है जाल के रूप में, वो कितना सूक्ष्म होता है। और ये जो वायु तत्व है, जिसे आप डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी कहते हैं, आखिर ये कितना सूक्ष्म होता है। और ये जो पार्टिकल होते हैं, आप लोगों में से अनेक लोगों को यही नहीं पता होता कि जो सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल होता है, आयन, एटम, आखिर ये कितना सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम स्थूल दिखने वाले पदार्थों से लेकर उस सूक्ष्मता की चर्चा करेंगे, उसको अनुभव करने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करूंगा कि कौन सा पदार्थ कितनी सूक्ष्मता पर है। और ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इस सृष्टि का सबसे सूक्ष्म पदार्थ क्या है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम ये सब जानने का प्रयास करते हैं कि स्पेस कितना सूक्ष्म हो सकता है, हमारी आत्मा तत्वतः कितना सूक्ष्म हो सकती है, और जो ईश्वर है उसकी सूक्ष्मता क्या है। अगर हम अपने शरीर के अलग अलग टुकड़े करते जाएं तो सूक्ष्मता में जब हम टुकड़े करते जाएं, पहले तो छोटे छोटे पीस के रूप में इसके टुकड़े होंगे, उसके बाद ऐसी भी सूक्ष्मता आएगी जब जैसे रेत होता है उसके समान हो जाएंगे। फिर अगर उससे भी सूक्ष्मता में जाओ और सूक्ष्मता में जाते रहो तो जो सबसे सूक्ष्म पार्ट होगा, जो सबसे सूक्ष्म टुकड़ा होगा, वो है एटम। अगर आपने फिजिक्स को पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे कि जो एटम का साइज होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। जो एटम का डायमीटर होता है उसका साइज वो होता है 10⁻10 मीटर। अगर आप एटम को एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो जो पेन होती है, जो आपकी पेन है, उसकी जो नोक है उस पे कई करोड़ों एटम आ सकते हैं। केवल इसकी जो नोक है, जो आप कहते हैं कि इसका जहाँ से स्याही निकलती है ऊपर का भाग, अगर इस पे रखना चाहें तो कई करोड़ों एटम आ सकते हैं। इसके बाद अगर सूक्ष्मता की और दुनिया में आगे बढ़ें, उससे भी सूक्ष्म होता है मॉलिक्यूल और आयन। अगर आप मॉलिक्यूल के अंदर देखें तो उसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, ऑर्बिट करता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है। तो मॉलिक्यूल के अंदर देखें तो जो न्यूक्लियस होता है उसका जो डायमीटर होता है वो 10⁻15 मीटर होता है। यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अभी एटम के बारे में मैंने चर्चा की, 10⁻10 मीटर, न्यूक्लियस उससे 1,00,000 गुना छोटा होता है। इसी से आप लोग अनुमान कर सकते हैं कि एक एटम के सापेक्ष उसकी सूक्ष्मता में देखें तो न्यूक्लियस उससे कितना सूक्ष्म हो सकता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, जिसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। अगर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट नील्स बोर की देखें तो वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग फिक्स ऑर्बिट में ही चक्कर लगाता है। एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ऑर्बिट करता रहता है। और इसी वजह से न्यूक्लियस का अस्तित्व भी बना रहता है। इसी प्रकार इस सृष्टि में अलग अलग प्रकार के फंडामेंटल कहे जाने वाले पार्टिकल होते हैं। जैसे प्रोटॉन के भी अंदर क्वार्क होते हैं,
इसी प्रकार ग्रेविटॉन पार्टिकल भी होता है जो कि ग्रेविटी के लिए उत्तरदायी होता है, और भी अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग अलग पार्टिकल होते हैं। मास के लिए, चार्ज के लिए, इन सब के लिए अलग अलग पार्टिकल होते हैं। फोटॉन भी है इसमें। यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से भी सूक्ष्म होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी सूक्ष्म होता है इलेक्ट्रॉन। और जो ग्रेविटॉन, फोटॉन आदि पार्टिकल होते हैं उनके भी अलग अलग साइज़ होती है, अलग अलग उनमें मास होता है। लेकिन क्या आपने कभी इसे जानने का प्रयास किया, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, आखिर उसमें भी तो मास है, उसमें भी तो चार्ज है, उसकी भी एक साइज़ है। वो न्यूक्लियस से भी सूक्ष्म होता है, प्रोटॉन से भी सूक्ष्म होता है। तो वो किस में ऑर्बिट कर रहा है? न्यूक्लियस के चारों तरफ तो ऑर्बिट कर रहा है, इसे आप मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ग्रेविटॉन हो गया, फोटॉन हो गया, ये किस में ऑर्बिट कर रहे हैं? इनके लिए भी तो कोई मीडियम चाहिए, क्योंकि उससे सूक्ष्म कोई पदार्थ ही होगा जिसमें ये वाइब्रेट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि फोटॉन की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जो लाइट है 1 सेकेंड में, 1.3 सेकेंड में चंद्रमा तक पहुंच सकता है। तो ये किसके माध्यम से गया? आप में से अगर कोई कहेगा कि ये जो फोटॉन है, ये जो और भी इलेक्ट्रॉन आदि पार्टिकल हैं, ये स्पेस में गति करते हैं, तो स्पेस के बारे में आप ये ना समझिए कि स्पेस कोई खाली स्थान है। स्पेस खाली नहीं है, स्पेस एक जाल के रूप में है। ये तो वैज्ञानिक ही कहते हैं। आप लोग खुद ही विचार कीजिए, जो जाल के रूप में होगा, जिसका एक स्ट्रक्चर होगा, वो खाली क्यों होगा? लेकिन इलेक्ट्रॉन या फिर फोटॉन आदि पार्टिकल के बाद देखें तो सीधे स्पेस नहीं आता। अगर वर्तमान समय में ही देखें तो वैज्ञानिकों की ये अलग अलग मान्यता है कि जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल कहे जाते हैं, ये ना तो फंडामेंटल हैं और ना ही इटर्नल हैं। यानी यहाँ पर ये निश्चित हो गया कि चाहे इलेक्ट्रॉन हो, ग्रेविटॉन हो, क्वार्क हो, फोटॉन हो, न्यूट्रिनो हो, मेसन हो, कोई भी पार्टिकल हो, अगर वो इटर्नल नहीं है, इसका मतलब किसी न किसी पदार्थ से बना हुआ है। अगर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किससे बना है, फोटॉन किससे बना है, ग्रेविटॉन किससे बना है, तो आप पाएंगे कि जो वैक्यूम एनर्जी होती है, जिसे हमारी भाषा में वायु तत्व कहते हैं, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी भी उसी स्तर का होता है। तो ये जो वैक्यूम एनर्जी है, इन्हीं से अलग अलग पार्टिकल की उत्पत्ति होती है। जितने भी पार्टिकल अभी खोजे गए हैं, इन सभी पार्टिकल को अग्नि तत्व कहते हैं। तो जितने भी अग्नि तत्व हैं, जितने भी पार्टिकल हैं, उन सब की उत्पत्ति वैक्यूम एनर्जी से होती है। अगर वैक्यूम एनर्जी को ही देखें, अभी आपने देखा कि जो न्यूक्लियस का डायमीटर है वो 10⁻⁻15 मीटर है। इसी तरह अगर उससे भी सूक्ष्म जाएं, तो जो वैक्यूम एनर्जी है, वैक्यूम एनर्जी को वैज्ञानिक कहते हैं कि ये स्ट्रिंग का रूप होता है, ये वाइब्रेशन का ही रूप होता है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि जो ये स्ट्रिंग होती है, उसकी जो लेंथ है वो 10⁻35 मीटर है। हालांकि यहाँ पर अनेक ऐसे एक्सेप्शन आ जाते हैं, ऐसे लिमिटेशंस आ जाते हैं, जिससे इनको अभी वेरीफाई नहीं किया जा सकता किसी भी टेक्नोलॉजी से। फिर भी अगर ये समझ कर चलें कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज 10⁻15 मीटर है, उससे भी सूक्ष्म अगर वैक्यूम एनर्जी के स्तर के स्ट्रिंग की बात करें तो उसकी जो लेंथ है वो है 10⁻35 मीटर। हालांकि जो ये स्ट्रिंग है, जिसे वर्तमान भाषा में वैक्यूम एनर्जी कहा जाता है, उसके भी अलग अलग फील्ड होते हैं। अभी तक जितने भी पार्टिकल की खोज हुई है, वे सभी पार्टिकल को कैटेगराइज किया गया है, फिर अलग अलग वैक्यूम एनर्जी के ही फील्ड बता दिया गया है कि वैक्यूम एनर्जी के इस फील्ड से इस पार्टिकल की उत्पत्ति होती है। और इस वैक्यूम एनर्जी को स्ट्रिंग का रूप बताया जाता है, वाइब्रेशन का रूप बताया जाता है। ये जो स्ट्रिंग है, वैज्ञानिक बताते हैं कि ये 1 डायमेंशनल होती है। हालांकि सृष्टि में ऐसा कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी पदार्थ कितना भी सूक्ष्म हो, वो 1 डायमेंशनल नहीं हो सकता। इसके साथ ही वैज्ञानिक ये भी कहते हैं जितने भी स्ट्रिंग हैं उन सब की लेंथ एक समान है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वे जब एज्यूम करते हैं कहीं पर, वहीं से एक सीमा में बंध जाते हैं। अगर इसी को वैदिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इस सृष्टि में वैक्यूम एनर्जी भी अलग अलग स्ट्रिंग से, वाइब्रेशन से बना हुआ है। तो अगर सूक्ष्मता में चलते जाएं, हालांकि वैदिक विज्ञान को अगर आप विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे
तो ये जो पार्टिकल के 16 अलग अलग फील्ड पाए जाते हैं जिसे वैक्यूम एनर्जी बताया जाता है, इसकी भी वो बहुत विस्तार से व्याख्या करता है। ये जो वर्चुअल फोटॉन आदि की कल्पना की जाती है, वैदिक विज्ञान इसकी विस्तृत व्याख्या करता है। फिर भी आज का विषय सूक्ष्मता है, तो आइए इससे भी सूक्ष्म जानने का प्रयास करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने तो ये जान लिया कि एटम से सूक्ष्म मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल से सूक्ष्म न्यूक्लियस होता है, आयन होते हैं, उससे भी सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं। फिर ये जितने भी पार्टिकल होते हैं वे अलग अलग फील्ड यानी वैक्यूम एनर्जी से उत्पन्न होते हैं। तो वैक्यूम एनर्जी भी स्ट्रिंग का ही रूप है। उससे भी सूक्ष्म अगर देखें, आप लोगों ने अभी शुरू में सुना कि ये जो सभी पार्टिकल होते हैं ये स्पेस में ट्रेवल करते हैं और स्पेस एक जाल के रूप में, कर्वेचर के रूप में एक पदार्थ होता है, जाल नुमा संरचना होती है। लेकिन अभी तक ये अज्ञात है, अननोन है कि ये स्पेस वास्तव में तत्वतः क्या पदार्थ है, कितना सूक्ष्म है। अगर इसे आप वैदिक विज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो स्पेस भी अलग अलग प्रकार के स्ट्रिंग से, हालांकि वैदिक विज्ञान ये नहीं कहता कि जितने भी स्ट्रिंग है, वाइब्रेशन है, रश्मियाँ हैं, उनका एक ही आकार होता है, सबका अलग अलग होता है। तो वैदिक विज्ञान कहता है कि ये भी जो स्पेस है, जो जालनुमा संरचना है, ये भी सूक्ष्म स्ट्रिंग से बना हुआ है, जो प्राण, अपान, उदान आदि स्ट्रिंग होती हैं। या फिर छंद शास्त्र को देखें, जो छंदों का विज्ञान है, आपने मेरी एक वीडियो में देखा होगा, देवी, याजुश्री, प्राजापत्य, सामनी, आसुरी, आर्ची, आरसी, ब्राह्मी और गायत्री, उसड़ी, कनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। इन्हीं कुछ वैदिक छंदों के विशेष संयोग से जो जालनुमा स्पेस होता है उसकी उत्पत्ति होती है। वो जाल स्ट्रिंग के ही रूप में है, वैदिक मंत्रों के ही रूप में है, वाइब्रेशन के ही रूप में है। फिर भी अगर आप स्पेस को जानना चाहें, इस पर आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना सूक्ष्म होता है, क्योंकि जो वैक्यूम एनर्जी है, वायु तत्व है, या फिर डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, स्पेस उससे भी सूक्ष्म पदार्थ होता है। तो ये जो स्ट्रिंग के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में स्पेस होता है, इसी में सभी पार्टिकल गति करते हैं। जो भी वायु तत्व है, वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इसी में वाइब्रेट कर रही है, इसी स्पेस के द्वारा अलग अलग पार्टिकल को उत्पन्न कर रही है। तो अभी तक स्पेस की चर्चा हुई, उसकी संरचना को ही आपको जानना हो स्पेस की, तो आपको उसके लिए ध्यान करना होगा, मनन चिंतन करना होगा। उससे भी पहले एक शर्त है कि आपको डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी या फिर अलग अलग पार्टिकल, न्यूक्लियस, आयन, एटम, इन सब के बारे में ठीक ठीक जानकारी होनी चाहिए। तब जाकर आप स्पेस की संरचना को साक्षात्कार कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं, फिर जाके उसका उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन ये सरल कार्य नहीं है। स्पेस का यानी अंतरिक्ष का उपयोग करने का मतलब होता है कि वो योगी अदृश्य हो जाएगा, स्पेस में ही छिप जाएगा, आप उसे देख नहीं पाएंगे, और साथ ही पक्षियों की भांति आकाश में गमन करेगा, विचरण करेगा। ये स्पेस को जानने वाला कर सकता है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो तत्वतः जानना है, उतना जानेगा तभी ऐसा कर सकता है, जो कि पहले के योगी लोग, ऋषि मुनि लोग किया करते थे। तो अगर स्पेस से भी सूक्ष्मता में जाके बात करें, वहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी उसे डिटेक्ट नहीं कर सकती। स्पेस अलग अलग वाइब्रेशन से, स्ट्रिंग से, वैदिक मंत्रों से बना हुआ है, जो कि मैंने अभी चर्चा की, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, और ये जो देवी, याजुषी, प्राजापत्य, सामनी, आसुरी, आर्ची, ये सब है, और गायत्री, उसड़ी, कनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, इन सब के विशेष संयोग से स्पेस की उत्पत्ति होती है। यानी ये जो सूक्ष्म स्ट्रिंग हैं, ये स्पेस से भी बहुत सूक्ष्म होते हैं। स्पेस इन्हीं स्ट्रिंग का एक जाल है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो सूक्ष्मता है, ये जो प्राण, अपान, उदान आदि है, इनकी सूक्ष्मता कितनी होगी, इसे आप अनुमान के द्वारा जानने का प्रयास कीजिए। ये जो सभी सूक्ष्म स्ट्रिंग होते हैं, ये वैदिक विज्ञान का बहुत बड़ा सिद्धांत है। यहीं से आप कह सकते हैं कि वैदिक विज्ञान की शुरुआत होती है। ये जो अलग अलग प्रकार के स्ट्रिंग होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, क्योंकि यही वैदिक मंत्रों के रूप में वाइब्रेट कर रहे हैं। तब जाके अगर इनसे भी सूक्ष्मता की चर्चा करें, इनसे सूक्ष्म है मनस तत्व। मनस तत्व पूरी सृष्टि में एक रसवत भरा हुआ है। अगर मनस तत्व की सूक्ष्मता को आप साक्षात करना चाहें, उसे जानने का प्रयास करें, तो जो हमारा मन है, मस्तिष्क के अंदर जो सूक्ष्म मन है, वो मन उसी मनस तत्व का एक यूनिट है। हमारा जो मन है ये एटम से सूक्ष्म है, इलेक्ट्रॉन से सूक्ष्म है, प्रोटॉन से सूक्ष्म है, फोटॉन से सूक्ष्म है, वायु तत्व से, वैक्यूम एनर्जी से सूक्ष्म है, स्पेस से भी सूक्ष्म है।
तो जो हमारा मन है उस जालनुमा स्पेस से भी सूक्ष्म है। तो जो मन है सृष्टि में व्याप्त मनस्तत्व का सूक्ष्म यूनिट है। अगर इस मन के क्रिया विज्ञान को आप समझ लेते हैं कि मन शरीर को कैसे प्रेरित करता है, तो आप सृष्टि में जो मनस्तत्व व्यापक है उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। फिर अगर इस मन के या फिर सृष्टि में व्याप्त मनस्तत्व से भी सूक्ष्मता में चलें तो आता है अहंकार तत्व। जो हमारा मन है वो तो कल्पना करता है। हमारा जो सूक्ष्म मन है उसे व्यष्टि मन कहते हैं, और जो सृष्टि में व्याप्त मनस्तत्व है जिसका उपयोग ईश्वर करता है, जिसका उपयोग करके अलग अलग सूक्ष्म इंस्टिंक्ट को फिर 5 सूक्ष्म महाभूतों को बनाता है, जिसकी चर्चा की गई, वो सभी समष्टि मन से बनते हैं। फिर जाके उस समष्टि मनस्तत्व से भी अगर सूक्ष्मता में जाएं तो आता है अहंकार तत्व, जिससे मनस्तत्व की उत्पत्ति होती है। वो अहंकार तत्व सृष्टि में व्याप्त अहंकार तत्व समष्टि रूप है, और जो हमारा सूक्ष्म अहंकार है मन से भी सूक्ष्म है, वो हमारे अस्तित्व का बोध कराता है। इसी प्रकार जो सृष्टि में व्याप्त समष्टि अहंकार तत्व है उससे भी सूक्ष्म महत तत्व है। महत तत्व ही हमारी बुद्धि है। अगर सृष्टि में व्याप्त समष्टि रूप महत तत्व के सूक्ष्म यूनिट को जानना चाहें तो वो सूक्ष्म यूनिट हमारी बुद्धि है, जो कि निश्चय कराने के काम आती है। ये बुद्धि बहुत सूक्ष्म, मन से भी सूक्ष्म एक पदार्थ होती है जिससे हम निश्चय करते हैं। हम मतलब जीवात्मा, अभी उसकी भी चर्चा की जाएगी। तो महत तत्व सृष्टि का सबसे पहला उत्पन्न पदार्थ है। महत तत्व के बाद सृष्टि, जो भी गतिमान सृष्टि है, वाइब्रेट कर रही सृष्टि है, ये समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स है, प्रारंभिक अवस्था, प्रकृति पदार्थ, वो आता है उस सूक्ष्मता पर। वो महत तत्व से भी सूक्ष्म है। उसी प्रकृति से पूरी सृष्टि बनी हुई है। अभी तक जिन पदार्थों की चर्चा की वे सभी प्रकृति से ही बने हुए हैं। प्रकृति एक जड़ पदार्थ है जो कि इटर्नल है, उसका अंत कभी नहीं होता। सूक्ष्म से सूक्ष्म है, व्यापक से भी व्यापक है। वो प्रकृति अनंत अंधकार का रूप होती है, उसे देखा ही नहीं जा सकता। फिर जाके अगर आप प्रकृति से भी सूक्ष्मता की चर्चा करें तो उससे भी सूक्ष्म होता है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा प्रकृति से भी सूक्ष्म है। ये जो लोग हमारे आत्मा की इलेक्ट्रॉन से तुलना करते हैं, आकाश से तुलना करते हैं, आत्मा जड़ पदार्थों में सबसे सूक्ष्म होता है। प्रकृति से भी सूक्ष्म है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा और हमारी बुद्धि के बीच ये अज्ञान रूपी प्रकृति, जड़ रूपी प्रकृति ही पड़ी है, जिसकी वजह से हम मुक्त नहीं हो पाए। जिस दिन इस प्रकृति को तत्वतः सूक्ष्मता में जाकर आप जान लेंगे और उसके द्वारा पूरी सृष्टि को जान जाएंगे, तब ये जो प्रकृति आपके और बुद्धि तत्व के बीच है, आप उसके विज्ञान को जानकर फिर बुद्धि को और प्रकृति से छूट जाएंगे, फिर आप ईश्वर की तरफ मुड़ जाएंगे। तो आत्मा प्रकृति से भी सूक्ष्म है। हम सभी इसीलिए सृष्टि की सूक्ष्मता को नहीं जान पाते। उपयोग आप सब कुछ करते हैं, जैसे आप स्पेस के द्वारा, जो स्रोत इंद्रिय है उसके द्वारा आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, ये भी बहुत सूक्ष्म होता है। उसको आप देख नहीं सकते, उसका जो क्रिया विज्ञान है उस सूक्ष्मता में जाकर उसे नहीं जान सकते। इसी तरह जो मन है, जो बुद्धि है, कैसे निश्चय करता है आत्मा, ये भी आप नहीं जान सकते। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आत्मा के बीच और बुद्धि मन आदि के बीच प्रकृति आ जा रहा है। उसकी सूक्ष्मता यही है प्रकृति की। जिस दिन आप प्रकृति को जान गए उसी दिन आप मन बुद्धि आदि को अपने से अलग कर देंगे और दूसरी तरफ यानी ईश्वर की तरफ मुड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ईश्वर की तरफ मुड़ने का मतलब मन बुद्धि अहंकार आदि से सूक्ष्म प्रकृति है। प्रकृति से भी सूक्ष्म है हमारी आत्मा तत्वता, जो कि चेतन है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि आत्मा अगर ईश्वर की तरफ मुड़ रहा है यानी ईश्वर उससे भी सूक्ष्म है। ईश्वर आत्मा से, प्रकृति से, मन बुद्धि अहंकार से, सृष्टि के 5 सूक्ष्म महाभूतों से सबसे सूक्ष्म है। ये जो परमात्मा है ये आत्मा से भी बहुत सूक्ष्म है। परमात्मा की सूक्ष्मता अनंत है। अब आप ये नहीं कह सकते कि परमात्मा की सूक्ष्मता एक जगह जाकर समाप्त हो जाती होगी। ईश्वर की, परमात्मा की कोई सूक्ष्मता का अंत नहीं है। इसी तरह अगर उसकी व्यापकता भी देखें तो उसका भी कोई अंत नहीं है। तो ईश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अनंत सूक्ष्म है। हम सभी आत्माएं जब मुक्ति में होती हैं तो उसी ईश्वर में हमेशा भ्रमण करती रहती हैं, और जब सृष्टि में होती हैं तो प्रकृति से, अज्ञान से बंधी रहती हैं। तो यही है सूक्ष्मता।
सृष्टि का सबसे सूक्ष्म, सृष्टि में जो सबसे सूक्ष्म है वो ईश्वर ही है। उसकी सूक्ष्मता का कोई अंत नहीं है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो आत्मा को, परमात्मा को सूक्ष्मता में जाकर जानता हो, सृष्टि को सूक्ष्मता में, वो भी आश्चर्य की भांति। ऐसे नहीं, ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, हम सभी आत्माएं हैं, या फिर ये सामने दिखने वाली सृष्टि है। ऐसे नहीं, सृष्टि को तत्वतः सूक्ष्मता में जाकर जानते हुए जो आत्मा परमात्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, सब कुछ जानने का प्रयास करता है, वही आगे मुक्ति का, मोक्ष का अधिकारी होता है। तो यही है सृष्टि की सूक्ष्मता, ईश्वर की सूक्ष्मता, हम जीवात्माओं की सूक्ष्मता। ये तो एक तरह से मैंने ऊपर ऊपर से बताया। अगर आप खुद ही ध्यान करेंगे या फिर वैदिक विज्ञान का, आधुनिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे गहराई से, तो आप इन सबको जानने के करीब हो सकते हैं, आप इन सबको जान सकते हैं भविष्य में। तो मुझे लगता है कि आपको सूक्ष्मता के बारे में एक विशेष जानकारी तो मिल ही होगी। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।